चैप्टर है 197 और नाम है प्रिजन विजिट। तनाबे बोलता है, ये देखकर बड़ा झटका लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या तुम्हारी बहन ठीक है? नात्सुओ बोलता है, हाँ, वो आखिरकार फिर से पहले की तरह खुश रहने लगी है। दूसरी तरफ तुम ज्यादा बदले नहीं हो तनाबे-सान। सच तो ये है कि तुम पहले से थोड़े ज्यादा बफर लग रहे हो। तनाबे बोलता है, यहाँ मेरे पास काफी खाली वक्त रहता है, इसलिए मैं अपना मन बहलाने के लिए वर्कआउट करता रहता हूँ। मैं अब एक हाथ से पुशअप्स कर सकता हूँ। परसों तो गार्ड ने मुझे सेल में हेडस्टैंड्स करने पर बहुत डांटा था। नात्सुओ बोलता है, क्या तुम बाहर निकलने के बाद प्रो प्लेयर बनने की तैयारी कर रहे हो या ऐसा ही कुछ? तनाबे बोलता है, नहीं, मैं बस उतना ही करता हूँ जिससे पसीना ना आए। नात्सुओ बोलता है, पसीना आने में क्या बुराई है? तनाबे बोलता है, देखो, मुझे रोज नहाने की लग्जरी नहीं मिलती। नहाने के लिए एक बड़ा टब है, लेकिन वहाँ एक साथ दर्जनों लोगों को भेज देते हैं, जिससे पानी इतना गंदा हो जाता है कि मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। इसलिए मैं सिर्फ शावर लेना पसंद करता हूँ। आजकल रातें ठंडी होने लगी हैं ना, इसलिए खुद को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि जब ट्रायल खत्म होगा तो मुझे सस्पेंडेड सेंटेंस मिल ही जाएगी, बस तब तक इंतजार करना है। नात्सुओ बोलता है, सस्पेंडेड सेंटेंस? भला वो तुम्हें रिहा क्यों करेंगे? तनाबे बोलता है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पुलिस मुझसे बार बार पूछ रही थी कि क्या मेरा इरादा तुम्हें मारने का था या नहीं, पर जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं था। हिना-सान वही औरत है जिससे मैं शादी करना चाहता था, और तुम उसके छोटे भाई हो। मैं तो बस उसे थोड़ा हैरान करना चाहता था और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बहुत जिद्दी बन रही थी। फिर तुम पता नहीं कहां से बीच में आ गए और चाकू पर गिर गए। नात्सुओ बोलता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मेरी गलती है? क्या तुम ये मानने से इनकार कर रहे हो कि तुमने कोई क्राइम किया है? तनाबे बोलता है, ये कोई जुर्म नहीं था, ये बस एक एक्सीडेंट था। अगर तुम उस वक्त बीच में नहीं कूदते तो मैं आज यहाँ बंद नहीं होता। मुझे यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहिए। मैं यहाँ के बाकी अपराधियों जैसा नहीं हूँ। नात्सुओ बोलता है, तो तुम्हारे हिसाब से जो लोग जुर्म करते हैं और जो नहीं करते, क्या वो बुनियादी तौर पर एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं? तनाबे कुटिल मुस्कुराहट के साथ नात्सुओ की तरफ देख रहा है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता हुआ, अरे हाँ, क्या आप कहीं जा रहे हैं सेंसे? टोगन बोलता है, ओह तुम हो बेटा, उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है ना? अब तुम्हारा जख्म कैसा है? नात्सुओ बोलता है, बिल्कुल ठीक, अब जख्म पूरी तरह भर गया है। टोगन बोलता है, यहाँ कैसे आना हुआ? नात्सुओ बोलता है, ओ अगर आप बिजी हैं तो मैं फिर कभी आ सकता हूँ। टोगन बोलता है, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ क्या बात है? नात्सुओ बोलता है, मैं आज जेल गया था। टोगन बोलता है, तो तुम उस अपराधी से मिला है? नात्सुओ बोलता है, हाँ। टोगन बोलता है, कैसा रहा सब? नात्सुओ बोलता है, मुझे लगा था कि वो दिन भर सेल में बैठे रहने की वजह से थोड़ा थका हुआ या कमजोर दिखेगा, लेकिन वो एकदम नॉर्मल दिख रहा था। वो बहुत शांति से और तमीज से बातें कर रहा था, लेकिन वो जितना ज्यादा अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। मुझे लगता है कि उस जैसे लोग बस ऐसे ही होते हैं। टोगन तुरंत बोलता है, जिससे चाकू लगा था, उस नाते तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम उससे नफरत करते हो? क्या तुम उससे डरते हो? नात्सुओ बोलता है, मैं कैसा महसूस करता हूं? अच्छा सवाल है। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे नफरत करता हूं या नहीं। मैं उसे मेरी बहन पर हमला करने के लिए कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो मेरे पीछे पड़ा था। उस नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेरी बहन ही असली विक्टिम है। टोगन बोलता है, मैं कुछ नया लिखने के लिए मटेरियल इकट्ठा करने जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। नात्सुओ बोलता है, हाँ कहां? टोगन बोलता है, उन परिवारों का इंटरव्यू लेने जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, याद है? फिर सीन चेंज होता है और टोगन बोलता है, इतने कम समय में मेरे स्टूडेंट को अपने साथ बैठने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। औरत बोलती है, वो इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर नात्सुओ कमरे में एक फोटो फ्रेम को देख रहा है। उसमें एक लड़का है जो मार गया है, पता नहीं कौन है। औरत बोलती है, मेरे बेटे को नाशपाती बहुत पसंद थे। जब भी उनका सीजन होता है मैं रोज उसके लिए एक रखती हूँ। हम पूरा परिवार साथ में नाशपाती तोड़ने जाया करते थे।
मेरे पास अपने बेटे की बहुत सारी प्यारी यादें हैं, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे उस कातिल का चेहरा भी याद आ जाता है। बस मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम उस कातिल को कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन नफरत करने से हमारा बेटा वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ हमारी आत्मा को अंदर से खोखला करेगा। काश हम उस कातिल को अपने दिमाग से वैसे ही मिटा पाते जैसे टीवी बंद करते हैं। फिर दूसरे केस पर सीन शिफ्ट होता है। औरत बोलती है, मैं अपने बेटी की कातिल के बारे में क्या महसूस करती हूँ। मैं कैसा महसूस करती हूँ? मुझे उस कमीने से सिर्फ नफरत और घिन आती है। सच तो यह है कि काश वो उसे जेल से बाहर निकाल देते ताकि मैं खुद उस बदमाश का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेरी सायाका का भविष्य उससे छीन लिया। जब मैं सोचती हूँ कि वो बेचारी घर आने के लिए कितनी डरी हुई होगी, तो मैं, जिस आदमी ने मेरी बेटी के हक को अपने पैरों तले रौंद दिया, क्या वो खुद किसी हक का हकदार है? पर ये कानून उसे कभी वो सजा नहीं देगा जिसका वो हकदार है। वो लोग मानव अधिकार का बहाना बनाकर उसे बचा लेंगे। फिर वो जाने लगते हैं और तोगेन बोलता है, इन दोनों ही परिवारों ने हमले और लूटपाट के केसेस में अपने बच्चों को खोया था। क्या विचार हैं तुम्हारे? नात्सुओ बोलता है, दोनों परिवारों की राय एक दूसरे से एकदम अलग थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूं कि वो दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। टोगेन बोलता है, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, लोग हमेशा उस अपराधी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। वो सनसनी और जिज्ञासा को खुद पर हावी होने देते हैं, और शायद इसका एक हिस्सा उनके अंदर की सुरक्षा की भावना से जुड़ा होता है। लेकिन जहां एक अपराधी होता है, वहां हमेशा एक विक्टिम भी होता है। पूरे जुर्म के बारे में सोचते वक्त तुम्हें दोनों पक्षों के विचारों और जज्बातों पर बराबर ध्यान देना होगा, वरना तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ऊपर ऊपर से लिखी हुई कहानी ही रह जाएगी। फिर नात्सुओ बोलता है, सुनिए सेंसे, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इनमें से किसी भी तरफ होते तो आप क्या करते? फिर टोगन बोलता है, मेरे मामले में मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी भी सूरत में कोई मर्सी बचती। फिर कॉलेज पर सीन शिफ्ट होता है। मियाबी अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी कुछ लिख रही है और काफी परेशान दिख रही है। फिर यूका आती है और बोलती है, मियाबी इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम कोई रिपोर्ट लिख रही हो? फिर मियाबी झट से अपनी नोटबुक छुपा लेती है। मियाबी बोलती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। यूका बोलती है, अच्छा, तो फिर इसे छुपा क्यों रही हो? मियाबी बोलती है, हे यूका। फिर यूका बोलती है, चलो दिखाओ ना, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। फिर यूका नोटबुक देखने की कोशिश करती है और मियाबी उसे रोक रही है। यूका बोलती है, ये क्या है? फिर हम देखते हैं नोटबुक में गर्लफ्रेंड, बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच रिश्ते दिखाए गए हैं। मियाबी बोलती है, ये एक शो के लिए है। मैं कल रात एक सोप ओपेरा देख रही थी और सबका आपस में क्या रिश्ता है उसे लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ एक मैप की तरह बना लो। यूका बोलती है, समझ गई, लेकिन क्या ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं है? मेरा मतलब है यही होना चाहिए, है ना? मियाबी बोलती है, क्या? यूका बोलती है, मतलब और क्या हो सकता है? और इसके ऊपर से इस बात का भी चांस है कि ये भी इस इक्वेशन का हिस्सा हो। ऐसी कहानियां आमतौर पर इसी तरह आगे बढ़ती हैं। मियाबी बोलती है, क्या? यूका बोलती है, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? फिर मियाबी बोलती है, तो फूजी-कुन की गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर सीन चेंज होता है और फिर हीना बोलती है, कितना खतरनाक मोड़ पर खत्म हुआ। सच में इस सीजन में बहुत अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं। क्या मैं पहले नहा लूं? रूई बोलती है, हाँ बिल्कुल। रूई बोलती है, हे हीना नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ी इंग्लिश सिखा सकती हो? हीना बोलती है, जरूर, पर किस लिए? रूई बोलती है, बस इतनी कि मेरा काम चल जाए। मैंने अपना मन बना लिया है। पहले मैं थोड़ी उलझन में थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क जाना ही मेरे भविष्य के लिए सबसे सही रहेगा। अभी भी दिमाग में बहुत सी बातें हैं, पर जाना ही बेहतर है। हीना बोलती है, समझ गई। अगर ऐसी बात है तो कोई परेशानी नहीं है। मैं जानती हूं तुम कितनी कश्मकश में थी। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने से जुड़े ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शब्द ढूंढने की कोशिश करूंगी। रूई बोलती है, एक और बात है, क्योंकि जब मैं नात्सुओ की मदद के लिए यहाँ नहीं रहूंगी तो मुझे पता है कि मेरी जगह तुम उसके लिए सारे काम करोगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और उसके नए आइडियाज पर बातचीत करना। लेकिन बस प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे रोना आ जाए, ठीक है? माफ करना, मैं जानती हूँ
मैं बहुत ज्यादा मतलबी बन रही हूं। मैं बस। हिना बोलती है फिर। गाइस, रूही कितनी सेल्फिश बन रही है और वो इसे बात हिना से कैसे कह सकती है? इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसे बात कहने में। फिर हिना बोलती है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं वो सब करूं जो मैं कर सकती हूं एक बड़ी बहन के नाते? चैप्टर का नाम प्रॉमिस एंड डिपार्चर। रूही बोलती है, मुझे लगता है वो ठीक है। हिना बोलती है, फिक्र मत करो। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम दोनों खुश रहो। रोई बोलती है, माफ करना, मैंने थोड़ा बदतमीजी से बात की। फिर हीना बोलती है, कोई बात नहीं, दिल की बात बाहर निकाल देना बेहतर होता है बजाय उसे अंदर दबा कर रखने के। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों साथ में नहाएं? तुम मुझे वो सब बता सकती हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। रोई बोलती है, नहीं, रहने दो, बाथटब 2 लोगों के लिए बहुत छोटा है। हीना बोलती है, अरे चलो ना, मजा आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में करते थे। रोई बोलती है, ठीक है, चलो। हीना बोलती है, हाँ, हुई ना बात। फिर देखते ही बाहर तेज बारिश हो रही है और नात्सुओ लाइब्रेरी के अंदर ध्यान से कुछ लिख रहा है। माओ आती है और बोलती है, देखो तो जरा कौन है, कसम से तुमने तो लाइब्रेरी को अपना घर ही बना लिया है आजकल। क्या ये कॉलेज का होमवर्क है? नात्सुओ बोलता है, नहीं, बस अपनी नई कहानी पर काम कर रहा हूं। माओ बोलती है, ओ हाँ, तुम अपनी किताब निकालने वाले हो, है ना? मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती। कैसा चल रहा है सब? नात्सुओ बोलता है, बुरा नहीं है, पर रिसर्च करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। माओ बोलती है, समझ गई। नात्सुओ बोलता है, इसके ऊपर से कॉलेज का काम, टेस्ट्स और क्लब की जिम्मेदारियां भी तो है। हाँ, सच कहूं तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही। माओ बोलती है, ओहो, ध्यान रखो अपना, लगता है तुम्हारे सर पर काम का बोझ और बढ़ गया है। नात्सुओ बोलता है, हाँ वही तो। फिर नात्सुओ के फोन पर रूही का मैसेज आता है, सैटरडे खाली रखना, तुम पूरे दिन के लिए मेरे हो। माओ बोलती है, क्लब के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, हाना सेंपाई के होते हुए हम सब संभाल लेंगे। सिर्फ इसलिए खुद को मत थकाओ क्योंकि तुम्हारा जख्म अब ठीक हो गया है। नात्सुओ बोलता है, मैं कोशिश करूंगा, शुक्रिया। फिर सोचते हुए, अब क्या करूं? फिर सैटरडे आता है, शहर में भीड़ है और नात्सुओ स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा है। फिर रूही आती है। फिर देखते रूही ने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी है क्योंकि वो नात्सुओ को दिल से लगा के रखना चाहती है। फिर रूही बोलती है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो और तुमने तो अच्छे कपड़े भी पहने हैं, बहुत अच्छे। नात्सुओ बोलता है, आखिर ये एक डेट है, तो कहाँ जाना है? अगर तुमने कुछ सोचा नहीं है तो? फिर रूही तुरंत बोलती है, मैंने कहा था ना कि आज तुम पूरे दिन के लिए मेरे हो, बस मेरे पीछे पीछे आओ। गाइस, शायद कुछ जरूरी हो सकता है इस डेट पर और वो आगे चल के दिक्कत देगा जरूर। फिर जगह होती है कैरियोके कैसल। रूही बोलती है, याद है ये जगह? नात्सुओ बोलता है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं, हम पहली बार इसी मिक्सर में मिले थे। रूही बोलती है, बिंगो, अगले हफ्ते मेरी लीविंग है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी पुरानी यादगार जगहों पर फिर से जाएं। मुझे पता है तुमने उस दिन एक भी गाना नहीं गाया था। लेकिन क्या तुम मेरे लिए भी नहीं गाओगी जब हम अकेले हैं? देखो, मैं बहुत बुरा गाती हूँ और जब सिर्फ हम दोनों हो तो थोड़ा शर्म भी आती है। नात्सुओ बोलता है, किसे परवाह है कि तुम अच्छा गाते हो या बुरा? लोग जो भी कहें, असली बात तो दिल से गाना होता है। रूही बोलती है, पता नहीं मैं कैसा गाऊंगी, पर कोशिश करती हूँ। नात्सुओ बोलता है, हाँ, क्या ये गाना नया नहीं है? फिर स्क्रीन पर लिखा है फर्स्ट लव, और शायद ये हीना ने भी गाया था, तब उसको नात्सुओ और रूही के बारे में पता चला था। नात्सुओ बोलता है, मुझे लगा था तुम सिर्फ पुराने गाने सुनती हो। रूही बोलती है, हाँ, आजकल मैं नए गाने भी सुनने लगी हूँ। फिर रूही बोलती है, पहले मुझे लगता था कि आजकल के गाने सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखे हुए कचरे जैसे होते हैं, खास करके प्यार भरे गाने। लेकिन जब से हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, मुझे इन शब्दों की असली कीमत समझ आने लगी है। नात्सुओ शर्मा जाता है ये बात सुन के। फिर रूही ध्यान से गाना गा रही है और नात्सुओ उसे मुस्कुरा कर देख रहा है। फिर नात्सुओ बोलता है, बुरा नहीं था, सीधा दिल को छू गया। रूही बोलती है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। नात्सुओ बोलता है, पुरानी यादगार जगहों की बात करें तो एक और ऐसी जगह है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। फिर बोलता है, सुनो, क्यों ना हम दोनों यहां से चुपके से निकल चलें? रूही बोलती है, जरूर।
फिर सीन नात्सु के स्कूल पर शिफ्ट होता है। रूई और नात्सुओ आकामोरी हाई स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल में पहुंच गए हैं। रूई बोलती है, ओ, आज आकामोरी हाई का कल्चरल फेस्टिवल है। नात्सुओ बोलता है, मैंने तो कसम खाई थी कि तुमने इसी वजह से आज का दिन चुना है। रूई बोलती है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। रित्सु बोलता है, आखिर तुम लोग आ ही गए। रूई बोलती है, देख रहा हूं कि तुम लोगों ने इस साल पुराने स्टाइल की स्कूल यूनिफॉर्म्स चुनी है। नात्सुओ बोलता है, शिबासाकी, तुम पर यह बहुत अच्छी लग रही है। सुबारू बोलता है, ये सब जूनियर्स का आइडिया था। उनका कहना था कि इससे एक लिटरेचर वाली फीलिंग आएगी। और ये वो पुराने मेंबर्स हैं जो तुम लोगों के आने से थोड़ा पहले ग्रेजुएट हुए थे। फिर जूनियर एलुमनाई बोलती है, हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। रूई बोलती है, सजावट बहुत ही बढ़िया है, क्या ये तुमने बनाई है? नात्सुओ बोलता है, मुझे नए एंथोलॉजी का कवर बहुत पसंद आया, ये काफी आकर्षक है और इसे देखकर पढ़ने का मन करता है। शिबासाकी बोलता है, जूनियर्स ने क्लब की भलाई के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। अफसोस की बात है कि उनकी जिद की वजह से हमें एक बॉयज लव थीम वाली किताब भी निकालनी पड़ी। नात्सुओ बोलता है, ओह, मैं इसे देखना चाहूंगा। चलो, शुक्र है, ऐसा लग रहा है कि क्लब का भविष्य अब सुरक्षित है। हमने तो कुछ खास किया ही नहीं। फिर शिबासाकी बोलता है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फिर नात्सुओ और रूई फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। वो हॉन्टेड हाउस गए और कॉटन कैंडी भी खाई। नात्सुओ फिर किरिया के पास जाता है और बोलता है, मेरे मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकालकर हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया। किरिया बोलता है, तुमको मेरे लिए कोई थैंक यू गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी है ये देखकर कि तुम अब ठीक हो। नात्सुओ बोलता है, आपने भी वही यूनिफॉर्म जैकेट पहनी हुई है ना? किरिया बोलता है, हाँ, मुझे लगा मुझे भी इस सब का हिस्सा बनना चाहिए, आखिर मैं क्लब का एडवाइजर जो हूँ। नात्सुओ बोलता है, सेंसे, आप इसमें थोड़े गुंडे जैसे लग रहे हैं। किरिया बोलता है, अच्छा, तो तुम्हारी राइटिंग कैसी चल रही है? सुताया-सान ने मुझे बताया कि शायद तुम इस पूरे हादसे के तजुर्बे को अपनी नई कहानी में इस्तेमाल करोगे। हाँ, सच तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैं उस आदमी से जेल में मिलने गया था जिसने मुझे चाकू मारा था। तोगिन सेंसेई ने मुझे उनके साथ कुछ इंटरव्यूज में बैठने दिया, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ और इस पर पूरी जान लगा रहा हूँ। किरिया सेंसेई बोलता है, मैं इसे पढ़ने का इंतजार करूंगा। किरिया सेंसेई बोलता है, और तुम ताचिबाना-सान, कुकिंग का काम कैसा चल रहा है? रूई बोलती है, काफी अच्छा चल रहा है। हम एक नई ब्रांच खोलने का सोच रहे हैं, इसलिए मैं जल्द ही ट्रेनिंग के लिए ओवरसीज जा रही हूँ। विदेश? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे पूरा यकीन है कि ये तजुर्बा तुम्हारी आंखें खोल देगा। जी सर, मैं जल्दी से जल्दी सबसे बेहतरीन शेफ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो उसे जगह पर जाते हैं और रूई बोलती है, और ये जगह वही है जहां तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। उस वक्त तुमने सब कुछ गलत समझ लिया था, है ना? तुम्हें लगा था कि मैंने एल से कहा है कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। नात्सुओ बोलता है, तो उस वक्त के हालात को देखते हुए क्या तुम मुझे दोष दे सकती हो? 1 साल बीत भी गया है ना, कितना कुछ हो गया है इस बीच। रूई बोलती है, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम हर रात रो रो कर सोया करोगे। नात्सुओ बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बात वो बोल रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी रोने वाली लड़की है। रूई बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, शुक्रिया। एक बार वहां पहुंच गई तो इतने काम में फंस जाऊंगी कि रोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। नात्सुओ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। रूई बोलती है, नात्सुओ, चाहे हम एक दूसरे से सैकड़ों मीलों दूर हों, चलो हम दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? नात्सुओ बोलता है, हाँ बिल्कुल। रूई बोलती है, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मैं कुछ ऐसा लेना चाहती थी जो हम दोनों पहन सकें, बिल्कुल हमारी घड़ियों की तरह। इसीलिए मैंने ये नेकलेसेस चुने हैं। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो एक पूरा चांद बनाते हैं। मैंने रिंग्स के बारे में भी सोचा था, नात्सु बोलता है, लेकिन खाना बनाते वक्त तुम्हें उन्हें निकालना पड़ता है ना। नेकलेस के साथ तुम इसे अपनी यूनिफॉर्म के अंदर पहन सकते हो। इस तरह हम हमेशा साथ रहेंगे। रूई बोलती है, ये कितना प्यारा है, शुक्रिया, मैं इसे पहनकर और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। फिर रूई रोने लगती है। नात्सु बोलता है, रूई? फिर रूई बोलती है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। फिर नात्सुओ बोलता है, मुझे पता है, मैं भी नहीं चाहता। फिर एयरपोर्ट का नज़ारा है और रूई का जहाज उड़ने के लिए तैयार है। पापा बोलता है, तो वो चली गई। मम्मी बोलती है, मुझे पता है उसके साथ ही उसके साथ होंगे, पर फिर भी उम्मीद है कि वो अकेले सब संभाल लेगी। ओ गॉड, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हीना बोलती है, अब यहाँ सब सुना सुना लगेगा, है ना?
फिर नात्सुओ अपना हाथ उठाता है और हम उसकी कलाई पर वही निशानी देख सकते हैं। फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब ठीक रहेंगे। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ।